नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 11th में हैं और जैक बोर्ड से हैं और आपका साइंस स्ट्रीम है, तो आज का यह जो वीडियो है आपके लिए, खास करके आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2017 में पूछे गए 15 एमसीक्यूज के बारे में। 15 एमसीक्यूज ही पूछा गया था, साथ ही साथ देखेंगे किस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ था। तो आइए टाइम को ज्यादा ना गवाते हुए वीडियो को करते हैं आगाज, शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी? डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है उसका डायमेंशन बताओ। तो सबसे पहले ये जान लो जी, जो विस्कस फोर्स होता है ना, वो बराबर होता है ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, याद रखोगे। और आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का पूछा जा रहा है, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा जी? तो डी एक्स को ऊपर भेज दो, फोर्स इंटू डी एक्स, और बटा में ए और डी भी नीचे चला आएगा जी, तो ए इंटू डी भी कर दो, क्या दिक्कत है। अगर आपको ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए जी, तो आर एच एस तरफ सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो। दो फोर्स का कितना होता है, तो बोल से यार एम एल एल टी का पावर -2 होता है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद डिस्टेंस का एल हो जाएगा जी, एरिया का क्या बोलो तो एल स्क्वायर हो जाएगा जी, है ना। और इसके बाद वेलोसिटी क्या था बोलो तो एल टी का पावर -1 हो जाएगा जी। चलो बताओ किसका किसका बर्थडे, देखो यहाँ पे एक एल दो एल हो गया, दोनों को खत्म कर दो। अब बचेगा कितना देखो, अच्छा टी का पावर एक है माइनस में और एक है माइनस में, तो एक माइनस बचेगा, ठीक है। तो याद रखना एम तो अब तुम्हारे एज इट इज रहेगा जी, एक एल जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो एल का पावर -1 हो जाएगा जी। और टी का पावर एक माइनस में आप काटे थे -2 में, तो -1 बचा रहेगा जी, है ना, टी का पावर -1। तो ये आपका आगे किसका बोलो तो डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो ऑप्शन आपका जो है सो लास्ट ऑप्शन की दुनिया में चले जाना जी, ऑप्शन डी क्या होगा बोलो तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए, जो वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, एंड बी इज। देखो जी आपको दो वैल्यू दे रखा है, तो आप कैसे एंगल निकालोगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप देखो, आपको ये बताया गया होगा कि जो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ए डॉट बी जो होती है वो बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर आप सचमुच में कॉस ऑफ थीटा लिखना चाहते हो तो ए बी को नीचे ले जाना जी, तो ए डॉट बी डॉट बराबर क्या है बोलो तो ए इंटू बी, है ना। अब हम लोग ए डॉट बी पहले निकाल लेंगे, फिर ए बी निकाल लेंगे, सबको निकाल कर पुट करेंगे, देखेंगे फिर कितना आता है। सबसे पहले क्या करते बोलो तो ए डॉट बी निकाल लो जी। चलो ए डॉट बी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू कितना है जी, तो डायरेक्ट देखो कॉफिशिएंट हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉफिशिएंट कितना, अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं, 3i कैप है प्लस 3j कैप है जी माइनस 3k कैप है, बहुत अच्छा। बीच में डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट देंगे, और फिर वेक्टर बी का वैल्यू लिखो जी, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। आज रखना डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जे आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना मल्टीप्लाई होगा बोलो तो 3 2 जा कितना हो जाएगा बोलो तो 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 होगा, प्लस में लिखना ना। अच्छा यहाँ पे बताओ 3 3 जा कितना होगा बोलो तो 9 होगा, लेकिन याद रखना ये माइनस और ये प्लस, इसलिए माइनस आ जाएगा -9। अच्छा देखो 3 6 मतलब 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, और -9 है तो फाइनली 0 आया। तो देखो अब ज़्यादा लफड़ा मत निकालना, जब ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ गया तो ए बी का वैल्यू कुछ भी आएगा तो भागा दोगे तो 0 ही आ जाएगा ना। तो इसे फाइनली हम कोस थीटा बराबर, इसीलिए कोस थीटा बराबर क्या होगा बोलो तो कोस थीटा बराबर ए डॉट बी का वैल्यू 0 पुट कर देना, तो फाइनली 0 आएगा, ए बी से भागा देने से फिर भी 0 ही आएगा। अब बताओ जी कोस में कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कहिएगा सर कोस 90 का होता है। किसका बोला तो कोस 90 का होता है सर। तो कोस कोस को रिप्लेस कर देना, कोस कोस को रिप्लेस करना, काटना मत, काटोगे तो ब्लड निकलेगा, है ना, काटना नहीं है। कोस कोस को हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो तो 0। क्या काटते तो खून निकलता है ना जी, तो इसलिए कोस कोस हम लोग रिप्लेस करते, काटते नहीं। थीटा का वैल्यू 90, कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, देखो एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फटाफट लिख दो जी यू का वैल्यू कितना बोलो तो 0 हो गया। अच्छा क्या करें, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा देखो एक्सेलरेशन भी दे दिया, कितना दे दिया बोलो तो जी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी बाई इट इन 5 सेकेंड। जो टाइम भी दे दिया जी 5 सेकेंड ना, 5वां सेकेंड ना, 5 सेकेंड जी, तो कोई बात नहीं। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यू ए टी दिया है तो जाहिर सी बात है एस बराबर लगा दो यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर जी। अब हमको एक बात बता दो, इसका वैल्यू 0 है तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है जी, हाफ का हाफ कर दो। ए का वैल्यू कितना ऊपर से देख लो जी 8 है, और टी का वैल्यू कितना बोलो तो 5 सेकेंड है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो बता दो इसको सॉल्व करो जी। तो देखो 5 पच्चे 25 अठे है ना, 200 आ जाएगा जी। अजी 25 अठे करोगे तो 200 आएगा ना, तो 200 बटा 2 हो जाएगा जी, 200 बटा 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 100, और एक्चुअली डिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या बोलो तो मीटर, तो 100 मीटर आ गया जी। ऑप्शन कौन सा बोलो तो सी। बहुत इंटरेस्टेड, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जी। क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ 2 kg मूविंग विथ एक्सेलरेशन इतना। देखो मास दे दिया है और एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो फोर्स बराबर क्या जानते हो बोलो, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है तो सर 2 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.5 है ना, मीटर पर सेकंड। अच्छा दशमलव है तो दशमलव के बदले नीचे 1 लिखते हैं आप, राइट साइड जितना अंक है उतना 0 जी। तो ये ऊपर कितना बोलो तो 5 दूना 10 हो जाएगा, नीचे भी 10 हो जाएगा जी। 10 10 को बस कर दो, फाइनली आंसर 1 आ जाएगा ना। 10 10 को कैंसिल आउट करो, कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज, देखो रोलिंग फ्रिक्शन कोई बॉडी को रोल करते हुए जा रहा है, कोई स्लाइड कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, किससे बोलो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल सही है जी, बाकी पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन, देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जिस मान लेते कोई वाल है, ये कोई इलास्टिक बॉल है, जिस स्पीड के साथ थ्रो किए उसी स्पीड के साथ वो बाहर आएगा, है ना उसका मास में चेंज होगा, ना वेलोसिटी में चेंज होगी, कुछ में चेंज नहीं होगा, तो क्या कंजर्व रहेगा वो बताओ। तो याद रखना इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होगा, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो ऑप्शन कौन सा बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एसआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है जी। तो बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर तुम क्या जानते हो, तो बोल सर एम आर स्क्वायर जानते हैं। तो अगर यूनिट आई का चाहिए तो सबका पुट कर दो, मास का कितना होता है बोले तो केजी होता है, ये डिस्टेंस है ना, आर क्या है डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोले तो मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर हो गया, क्या बोलो तो एस आई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो केजी मीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही, बी तुम्हारा सही है ना। द स्केप वेलोसिटी v नोट एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 आर रिलेटेड है। देखो मेरे दोस्त, आप निकाले होंगे स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो आया होगा √2 है ना, और g आया होगा जी, और साथ ही साथ आपका re आया होगा, g और re आया होगा ना। re क्या बोलो तो अर्थ का रेडियस है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी आप निकाले होंगे ना, तो आया होगा √g r, इतना आया होगा। तो इसी इक्वेशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, रूट का रूट रहने दो है ना, इसको ऐसे लिख सकते बोलो तो √2 इंटू जी आर ई। कहेंगे सर ऐसा आप क्यों किए, इतना बड़ा अपराध, तो अपराध नहीं किए जी, ताकि √g r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे आर ही लिख दो, यहाँ पे ये जो वैल्यू ना इसके बदले भी नोट रख सकते हैं। तो चलो है ना, इसको जो है सो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को इधर कर देते हैं जी, और उसका वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं है ना, तो इसको ब्रैकेट में रख दो। तो बताओ VE का VE और √2 का √2 जी, और इसके बदले क्या जानते हो, तो इसके बदले हम लोग जानते हैं V नोट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो। तो VE बराबर √2 V नोट, VE बराबर √2 V नोट, VE बराबर √2 V नोट, ऑप्शन सी इज द क्या होगा बोला तो करेक्ट होगा जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। देखो याद रखना, जो लीनियर एक्सपेंशन होती है ना, सॉरी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, गामा जो होती है वो बराबर होता है 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का जी। तो ये बात याद रखना, ये हम क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, जो गामा होता है वो बराबर होता है 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो गामा बराबर 3 अल्फा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, सीधा सीधी ऑप्शन यही तो दिख रहा है ना जी। चलो नेक्स्ट, द इफिशियंसी ऑफ एन, यहाँ पे एन होगा ना, एंड नहीं होगा, एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट T1 और T2। तो कह रहा है कि आपके पास एक आइडियल हीट इंजन है जी, जो टेम्परेचर T1 और T2 पे काम कर रहा है ना, और यहाँ पे T1 बड़ा है मतलब सोर्स ऑफ टेम्परेचर होता है, T2 क्या होता है बोलो तो सिंक का टेम्परेचर होता है। तो कह रहे हैं इसका इफिशियंट मतलब कोफिशिएंट है ना, इफिशियंसी बता दो जी। तो जो इफिशियंसी बराबर जानते होगो
क्या होता है 1 माइनस T2/T1 होता है। 1 माइनस क्या बोलो तो T2/T1 होता है जी। याद रखना किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2/T1 होता है, जहाँ पे T2 होता है आपका टेम्परेचर किसका बोलो तो सिंक का, और T1 किसका बोलो तो सोर्स का होता है जी। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो T2/T1 माइनस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो याद रखना एडियाबैटिक प्रोसेस क्या रहा है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का पावर गामा जो होती है ना, वो किसके बराबर होता है बोलो तो कांस्टेंट के बराबर होता है जी। याद रखना, तो कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे बोलो तो बी। अच्छा इसी केस में अगर आइडियल दे देता ना, एडियाबैटिक नहीं देता, आइसोथर्मल देता, तो याद रखना पी भी बराबर कांस्टेंट होता है, ये भूलना नहीं जी, है ना। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज। देखो आर जो होता है ना इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू याद रखना जी, है ना। कितना याद रखोगे बोलो तो आर की वैल्यू याद रखना 8.314, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। याद रखोगे, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है जी। तो ऑप्शन क्या होगा बोलो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर एडियाबैटिक सॉरी फॉर डायटोमिक गैसेस सी बी बाय सी बी निकालना। देखो समझो डायटोमिक गैसेस है तो दो बॉडी बना लेना जी, ये पहला एटम हो गया, दूसरा एटम है, दोनों के बीच को कनेक्ट कर देना। तो देखो याद रखना यहाँ पे दो पार्टिकल है तो एन की वैल्यू हो जाएगा दो, कितना लाइन है तो एक लाइन है तो के का वैल्यू लिखना 1, के यहाँ पे होता है कंस्टेंट। देखो आप पढ़े होंगे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना वो बराबर होता है 3n माइनस के का। चलो जी पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं, तो होता है 3 का 3, पार्टिकल 2 है तो एन का वैल्यू 2 लिख लेंगे, कंस्टेंट एक लाइन है तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा जी। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -1 करेंगे तो कितना है बोल तो 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है सीपी बाय सीबी। पता है सीपी बाय जो सीबी होता है ना उसको हम लोग पता है गामा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गामा। और इसकी जो वैल्यू होती है याद रखना 1 + 2/f हो जाएगा। याद रखोगे कि भूल जाओगे, ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है जी, हम लोग निकालते थे इसको ना। तो चलो 1 का 1 रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे, एफ का वैल्यू कितना, एफ का वैल्यू देख लो कितना लाए हो जी, तो हम 5 लाए तो 5 रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो जी, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 + 2/5 तो 7/5। तो याद रखना सीपी बाय सीवी का वैल्यू कितना है बोलो तो 7/5 आया है। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो तो एकदम लास्ट में चले जाओ जी, 7/5 आ गया। नेक्स्ट, इफ वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, कह रहा है वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, हम नहीं जानते थे जी कि लैम्डा से डिनोट करता ना। और क्या कह रहा है देन डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव नोड्स, तो कह रहा है दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो जी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक हम लोग स्टेशनरी वेव का इक्वेशंस बना लेते हैं जी ना। चलो क्या बात है, देखोगे जी बहुत एंजॉय आने वाला ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी एक वेव बना लेते हैं ना। चलो तो याद रखना यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है ना वो लैम्डा होता है, क्या होता है बोलो तो लैम्डा, और वो बोल रहा है कि वेवलेंथ लैम्डा है, तो एक कंप्लीट वेव को हम लोग लैम्डा कहते हैं। तो ये स्टेशनरी वेव है, तो स्टेशनरी वेव का यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है ना जी वो लैम्डा होता है, वो बोल भी रहा है। चलो ठीक, अच्छा अब नोड और एंटी नोड का लफड़ा क्या समझो, जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा तो इस पॉइंट को कहेंगे नोड, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो इस पॉइंट को कहेंगे एंटी नोड। तो फिर ये क्या कहो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये नोड कहलाएगा, फिर से मैक्सिमम होगा तो क्या कहलाएगा बोलो तो एंटी नोड कहलाएगा जी, फिर से क्या कहलाएगा बोलो तो नोड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस, तो दो लगातार कोई भी ले लो जी, यहाँ से यहाँ क्या हो गया दो लगातार हो गया ना, इसको और इसको लगातार नहीं कहेंगे ना, ये नोड है और ये नोड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बता दो। तो ये अगर लैम्डा है कंप्लीटली तो आधा है, तो कितना बोलो तो λ/2 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे, ऑप्शन आपका क्या होगा बोलो तो λ/2 बी। अच्छा और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, कहेगा दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो एक एंटी नोड यहाँ पर एक एंटी नोड यहाँ पे भी, तो इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना बोले तो λ/2 होगा। या तो फिर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि एक एंटी नोड और जस्ट जो बगल में नोड है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो λ/4 हो जाएगा ना, ये आप समझ सकते हो। तो ये मेरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी, दो वायर को लंबा कर दोगे तो उसका जो वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा टाइम लेगा जी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, है ना। लेकिन
हम ये बात कैसे जाने? तो मान लेते हो कि कोई वायर है, ये सोनोमीटर का वायर है जी। अब इसकी लंबाई को बढ़ा दोगे, है ना, लंबाई को बढ़ा दोगे तो क्या होगा? तो जो सिंपल तरीका है, याद रखना, सोनोमीटर का जो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, उस वायर जो वाइब्रेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू बराबर 1/2L रूट अंडर T/M, जहाँ पे L उसका लेंथ है जी, इस वायर का, सोनोमीटर वायर का लेंथ है, T यहाँ पे जो टेंशन लगा हुआ है सो, और म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है। तो कह रहा है कि उसका लंबाई को बढ़ा दोगे, तो बताओ यहाँ से इस इक्वेशन से तुमको क्या नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है कि 1/L जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर तुम L को बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है न्यू तुम्हारा घटेगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो? बी सही हो जाएगा। तो ये जो सारा का सारा 2017 में पूछा गया जो क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप का जी, जो हम लोग आपको बहुत डिटेल से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुके हैं। तो कहेंगे सर अब और क्या बताइएगा? तो देखो केवल 15 एमसीक्यू तो पूछा नहीं जा सकता ना, तो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हो कि आपके भैया लोग 2017 में जो पढ़ रहे थे 11th में, वो कैसे किस किस क्वेश्चंस को फेस किए थे और आज जॉब पे हैं, तो आइए हम आपको क्वेश्चंस को दिखाते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को देखते चलना जी, और अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना मेरे दोस्त, टेंशन क्या लेना है जी। चलो देखो जी फटाफट क्वेश्चंस करके, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये 3BS में है ना। 4, 5, 6 देख लो क्वेश्चन, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था जी। नेक्स्ट 7, 8 देखो, यहाँ पे 7 है और 8 भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे 10, 11 है ना, यहाँ पे 12 और 13 है। पहले 14 और 15 देख रहे हो कितना टफ होता था पहले पास करना 11th जी, बहुत ही कम रिजल्ट होता था। 16, 17 देखो कैसा है। 18 देख लो जी, ग्रुप डी में चले गए ना, लॉन्ग क्वेश्चन होता था ये, है ना। ये इसका अथवा में है, ये 19 है और इसका अथवा में मतलब और में क्वेश्चन दिया हुआ ना। चलो अब ये जो है जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है जी, और ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला जो है सो अथवा में। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आपका जो है जो पूरा का पूरा जो है ना, हम लोग सारा ईयर का प्रीवियस ईयर जो है 2017 से लेकर के 2026 तक पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आप सारा वीडियो को बढ़िया से देखना और बढ़िया से करके जाना एग्जामिनेशंस में। 100% पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना। पूरा क्वेश्चन तुम बना के आओगे और कभी तुम झुकोगे नहीं ना, क्योंकि ज्ञान तुमको बहुत हो जाएगा जब इतना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।